फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2018 का इंग्लिश का यूपी टेट का पेपर। यहाँ हम लोग विद सॉल्यूशन पूरा पेपर यहाँ देखेंगे और डेफिनेटली आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। अगर चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस चैनल पर हम आपको यूपी टेट, सी टेट और अदर टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। तो डेफिनेटली वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। चलिए शुरू करेंगे हम लोग अपने आज का यूपी टेट 2018 का इंग्लिश का पेपर। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल। ठीक है, आपको बताना है कि दिए गए जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा जो वर्ड है वो प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या होते हैं, किसी भी हम लोग नाउन नंबर का टू फॉर्म्स बना सकते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो यहाँ आपने को प्लूरल बताना है कौन सा है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, डॉग है, फॉक्स है, गॉट है, ये तीनों तो किस में लिखे हुए हैं, ये तीनों अपने सिंगुलर फॉर्म में लिखे हुए हैं। बट जो माइस है, माइस अपने किस फॉर्म में लिखा हुआ है, प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो अपने को दिया गया है, क्या दिया है देखेंगे जरा। जो 62 नंबर का क्वेश्चन है, देखेंगे क्या दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रिगार्डेड एज सिंगुलर। अब यहाँ आपको बताना है जो दिया गया वर्ड है वो कौन सा जो है सिंगुलर है, सिंगुलर फॉर्म में क्या है। तो अगर आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें तो जो सिंगुलर और प्लूरल वाला जो टॉपिक है वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी टेट के एग्जाम को लेके और आपके इंग्लिश वाले पोर्शन के लिए। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे डॉग्स जो है वो प्लूरल फॉर्म में हो गया, कैट्स भी जो है प्लूरल फॉर्म में हो गया और कार्स भी है प्लूरल फॉर्म में है। बट जो मैथमेटिक्स है, इथिक्स है, फिजिक्स है, सिविक्स है, ये सारे जो सब्जेक्ट नेम होते हैं वो अपने सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। सुनने में ऐसा लगता है कि ये प्लूरल है बट ये अपने सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो जो मैथमेटिक्स है ये क्या है, ये सिंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे। जो क्वेश्चन अपने को दिया गया है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव और वॉइस डेफिनेटली यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो एक्टिव और वॉइस की क्या है, देखिए यहाँ आपको किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर सेंटेंस किस में है, अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो वहां पे क्या होता है, मेन वर्ब जो आती है MB3 आती है और जो हेल्पिंग वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू टेंस रहती है। ठीक है, यानी कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगी हो उसके साथ में जो मेन वर्ब आती है वो क्या आती है, MB3 के फॉर्म में आती है। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, बाई लगा के सब्जेक्ट को एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपने को ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, तो देखो वैसे अगर एक्टिव वॉइस की पहचान क्या है, वॉज होता है तो वॉज के साथ ING वाली फॉर्म आती है, तो ये नहीं है। ठीक है, अब देखो द हाउस वॉज बॉट, अब ये भी देखो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, इट मीन्स ये भी कैसा है, पैसिव में है। ऊपर वाला सेंटेंस भी पैसिव में था। देखो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, यहाँ एक्टिव वॉइस पूछ रहा है। ठीक है, बाकी ये ए और बी दोनों कैसे हैं, दोनों पैसिव फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर देखेंगे आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम। आई रिक्वेस्टेड यानी कि आपको पता होना चाहिए जो पास्ट सिंपल है या सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है उसमें केवल क्या यूज होता है, डायरेक्ट MB2 का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या है, MB2 का यूज हुआ है, इट मीन्स ये एक्टिव फॉर्म में लिखा है। बट अभी जल्दीबाजी नहीं करनी है, फोर्थ ऑप्शन भी देखेंगे, ही वॉज हिट बैडली। तो ये भी देखिए क्या है, ये सेंटेंस भी क्या है आपका पैसिव फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे फटाफट से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 63 के बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे जो अपने को दिया है। 63 के बाद जो 64 नंबर का क्वेश्चन है वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ भी देखो क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। यहाँ भी देखिए अपने को बताना है। अब यहाँ देखो क्या बताना है कि पैसिव वॉइस में कौन सा वाला सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस अभी मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब कोई भी आएगी, बट हर हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में अपने साथ क्या लेती है, MB3 लेती है। ठीक है, MB3 लेती है। और MB जो कुछ आपकी हेल्पिंग वर्ब ऐसी हैं जो ऑलरेडी क्या लेती है, MB3 लेती हैं, बट उनके साथ में एक और हेल्पिंग वर्ब ऐड हो जाती है, जब भी हम लोग समझेंगे। चलिए बाकी मैं आपके लिए एक स्मॉल वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी, ट्रिकी वीडियो पैसिव वॉइस की देखते ही आपको तुरंत पता चल जाए कौन सा सेंटेंस एक्टिव में है और कौन सा सेंटेंस पैसिव में है। इसके अलावा मैंने आपको एक नैरेशन का बहुत ही शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कराया है जिसमें मैंने आपको नैरेशन टेबल वाइज समझाए हैं। ठीक है, वो वीडियो यही चैनल पे अपलोडेड है, आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। देखिए
सबसे पहले देखेंगे यहाँ पैसिव वॉइस वाला बताना है, ठीक है। प्लीज माइंड योर बिजनेस, तो ये तो देखिए क्या है, ये आपका एक सेंटेंस लिखा है, प्लीज माइंड योर बिजनेस। इम्परेटिव सेंटेंस है तो ये एक्टिव में ही लिखा है। आई कैप्ट, ये भी सेंटेंस देखिए, आई कैप्ट, आई के जस्ट बाद क्या है, MB2 का यूज है, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक्टिव है। ये फर्स्ट वाला भी आपका एक्टिव था, इम्परेटिव सेंटेंस था। शी ऑप्शन देखेंगे, ही वॉज असिस्टेड बाई अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, तो ये देखिए यहाँ वॉज के साथ क्या है, MB3 का यूज हुआ है, जबकि वॉज के साथ क्या आता है एक्टिव वॉइस में, वहाँ ING फॉर्म आती है, ठीक है। दे केम लेट, और यहाँ भी देखो MB2 है, तो यानी कि सी ऑप्शन जो है वो अपने पैसिव वॉइस में यूज किया गया है, ठीक है। 64 के बाद नेक्स्ट वन सेंटेंस देखेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, दैट इज द मैन द पुलिस वॉज सीकिंग, यानी कि यहाँ आपको क्या बताना है, इन द एबव सेंटेंस व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द टू दास, यहाँ आपको बताना है ये जो द है वो क्या है। यानी कि देखिए जो यूपी टेट का अगर आप देख सकते हैं इंग्लिश वाले पोर्शन में आपके बहुत ही क्या है, अगर एक तरीके से देखा जाए बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं अगर आपको नॉलेज है सारे कॉन्सेप्ट्स की अच्छे से, तो ठीक है। तो ये दोनों द है, द क्या होती है आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश में क्या है, टू टाइप के आर्टिकल का यूज होता है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। तो ये जो द होता है उसे हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। याद कैसे रखना है, देखो ये भी किससे शुरू होता है, डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट द से स्टार्ट हो रहा है, और जो THE है इसको भी हम क्या कहते हैं, द ही बोल देते हैं। तो द को हमेशा ध्यान रखना कौन सा आर्टिकल बोलते हैं, डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। इनडेफिनेट में ए और एन आ जाता है, ठीक है। तो दोनों जो, ऐसा नहीं है कि द अगर कहीं आ रहा है तो उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, वो आर्टिकल से कोई और पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो आर्टिकल ही रहेगा, ठीक है। चलिए, तो डेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, देखिए क्या दिया है, दीज स्टूडेंट्स आर मोस्ट डिसोबीडियंट, यानी कि आपको बताना है अब इस सेंटेंस में, देखो अपने को क्या बताना है, इन द अबव सेंटेंस पॉइंट आउट द जेंडर ऑफ द वर्ड स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्या है आपको बताना है किस जेंडर का है। अगर इंग्लिश ग्रामर में बात की जाए तो यहाँ देखिए क्या क्या कौन कौन से जेंडर होते हैं, एक तो मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन, तो ये 4 तरीके के जेंडर हैं वो इंग्लिश ग्रामर में आपको बताए जाते हैं, ठीक है। तो देखेंगे फटाफट से, यहाँ जो स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट देखिए चाहे वो आपका गर्ल हो चाहे फिर वो बॉय हो, अगर वो स्टूडेंट है तो हम उसे स्टूडेंट ही बोलेंगे, तो ये हमारा किस में आता है, ये कॉमन जेंडर में आता है, ठीक है। कुछ वर्ड्स हैं अगर वो किसको डिनोट करें, अगर वो फीमेल्स को डिनोट कर रहे हैं तो फेमिनिन जेंडर में जाते हैं, अगर वो मेल को डिनोट कर रहे हैं तो वो मैस्कुलिन जेंडर में जाते हैं। बट कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको देखकर ये पता नहीं चलता कि वो क्या है, वो बॉयज में आएगा या स्टूडेंट में आएगा, या दोनों के लिए, बॉयज मेल और फीमेल हम दोनों के लिए उस वर्ड का यूज कर सकते हैं। डॉक्टर है, टीचर है, नर्स है, स्टूडेंट है, तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो किस में आते हैं, वो आपके कॉमन जेंडर में आते हैं, ठीक है। और नॉन लिविंग थिंग के लिए हम लोग न्यूटर जेंडर का यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज आपको समझ आई होंगी। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे फटाफट से, इन द सेंटेंस ही वॉज गोइंग अलोंग द रोड, अब यहाँ आपको बताना है, क्या बताना है फटाफट से देखेंगे, पूछे क्या जा रहा है, पॉइंट आउट द सेंटेंस, बहुत ईजी है, बस आपको ये बताना है कि सेंटेंस कौन सा है। तो देखो वॉज गोइंग, अगर इज एम आर के साथ ING फॉर्म लगी होती है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, अगर वॉज वर्ग के साथ ING फॉर्म लगी है तो वो क्या हो जाएगा, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, ठीक है। तो कहाँ लिखा है पास्ट कंटिन्यूअस, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है, जहां भी वॉज वर्ग के साथ ING फॉर्म आए तो वो पास्ट कंटिन्यूअस होता है, और इज एम आर के साथ अगर ING फॉर्म आए तो वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है, और विल बी शैल बी के साथ अगर ING फॉर्म आए तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन जो अपने को दिया गया है, देखिए लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम, देखिए जो लैंग्वेज लर्निंग की स्टार्टिंग होती है, अगर ये पूछा जाए कि लैंग्वेज स्किल क्या है, तो देखिए उनका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, जैसे आपने एक पढ़ा होगा सुबोपली, यानी कि सु यानी कि लिसनिंग, फिर बो, सुबो यानी कि बोलना यानी कि स्पीकिंग, सबसे पहले क्या आता है सु यानी लिसनिंग, फिर बो यानी कि स्पीकिंग, फिर सुबो पा से मतलब हो गया रीडिंग, और सुबो प ली ला से मतलब हो गया लिखना यानी कि राइटिंग, तो LSRW। बट ये तो क्या है, ये स्किल्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के, ये उनका एक ऑर्डर होता है। बट यहाँ पूछा जाए जो लैंग्वेज लर्निंग की स्टार्टिंग कहाँ से, अगर एक्चुअल पूछा जाए कि लैंग्वेज लर्निंग की स्टार्टिंग कहाँ से होती है तो वो रीडिंग से होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे, और आयोग ने भी इसी ऑप्शन को बिल्कुल सही माना है, ठीक है। नेक्स्ट वन चलेंगे, देखिए नेक्स्ट वन आपसे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट वन पूछा जा रहा है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द पोइट्री रिसाइटेशन इन अ लैंग्वेज क्लासरूम, देखिए जो हम क्लास में क्या कराते हैं,
मान लीजिए आप बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसको ऐसे समझो, अगर हम किसी क्लास में पोइट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और नॉर्मल सी बात है, ये बात कब की हो रही है, मान लीजिए प्राइमरी क्लासेस की बात हो रही है, अगर आप वहाँ क्या करते हैं, आप वहाँ कोई पोइम सिखा रहे हैं बच्चों को, तो आपका जो मेन पर्पस क्या होता है उस पोइट्री को सिखाने का। तो देखिए यहाँ जो ऑप्शन लिखे हुए हैं वो पढ़ेंगे सबसे पहले। तो टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोइम, क्या आप प्राइमरी क्लासेस में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताने के लिए बच्चे को पोइम पढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर बी लिखा है टू एंजॉय एंड अप्रिशिएट द पोइम, या फिर बच्चों को क्या हो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हम लोग क्या यूज करते हैं टीचिंग स्किल्स, तो इसलिए ताकि बच्चे उसको एंजॉय भी कर सकते हैं और हम लोग अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, इसलिए उनको पोइम पढ़ाते हैं। या फिर टू गिव देयर ओपिनियंस अबाउट पोइम, या फिर मतलब पोइम के लिए अपने ओपिनियन देने के लिए पढ़ाते हैं, या फिर टू बिकम अवेयर ऑफ द पोइट एंड हिज और हर वर्क। तो देखिए नॉर्मल सी बात है, इतनी छोटी क्लास का बच्चा है, उसे पोइट या पोइट के बारे में जानकारी लेने से या पोइम का क्या मीनिंग है इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होता है। हम केवल इंजॉय और अप्रिशिएट करने के लिए पोइम पढ़ाते हैं प्राइमरी क्लासेस में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे 69 के बाद 70 नंबर का। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स। अब यहाँ आपको आर्टिकल का यूज करना है, ठीक है। तो आर्टिकल का बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको यही बता देती हूँ। देखिए जो आर्टिकल का कॉन्सेप्ट है वो साउंड बेस होता है, ठीक है। अगर आपकी साउंड आ रही है, बहुत ही इजी लैंग्वेज, आ से अगर ओ तक अगर आपकी हिंदी साउंड आ रही है तो अपने को यूज करना होता है एन का, और अगर का से ज्ञा तक में कोई साउंड आ रही है तो अपने को यूज करना है क्या, ए का। आपको साउंड देखनी है, साउंड कौन सी आ रही है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ लिखा है, और जनरली फिर द आर्टिकल का यूज हम लोग बहुत ही स्पेशल चीजों के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए पहले पढ़ के देखते हैं क्या दिया है। यस्टरडे आई सॉ, अब देखिए यूरोपियन लिखा है। अब यूरोपियन जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखा जाता है, यूरोपियन को हिंदी में थोड़ा सा लिख के देखिए, ये एक ट्रिक होती है सही आर्टिकल सिलेक्ट करने की। देखो यूरोपियन जो लिखा जाएगा वो ऐसे लिखा जाएगा, जबकि अगर आपके माइंड में ये सेट हो कि ए ई आई ओ यू से पहले हमें क्या लगाना होता है, हमें एन का यूज करना होता है, तो देखो उस अकॉर्डिंग आपका ही सेंटेंस गलत हो जाता है, ठीक है। यहाँ आर्टिकल का गलत यूज कर लेते हैं आप लोग। जबकि यूरोपियन में देखो पहली साउंड किसकी आ रही है, या की आ रही है। अब मेरे को बताओ या जो आता है वो आ से ओ तक में आता है या का से ज्ञा तक में आता है। तो नॉर्मल सी बात है, का से ज्ञा तक में आता है, इसलिए हम यहाँ ई होने के बावजूद भी यहाँ किसका यूज करेंगे, यहाँ ए का यूज करेंगे, बिकॉज जो आर्टिकल का कॉन्सेप्ट है वो साउंड बेस होता है, ठीक है। किस पर बेस होता है, साउंड बेस होता है, ठीक है। आगे देखेंगे यूरोपियन राइडिंग ऑन द ऑन, अब देखेंगे ऑन एलिफेंट दिया है। अब एलिफेंट है, देखो यहाँ क्या आएगा, द आएगा, ए आएगा, एन आएगा, तो एलिफेंट, एलिफेंट में, और ये तो नॉर्मल सी बात है, एलिफेंट में क्या आता है, एन आता है, क्या आता है, एन। तो यहाँ ए आएगा और यहाँ एन आ जाएगा, ठीक है। तो फटाफट देखो, ए पहले हमें ए का यूज करना है फिर एन का यूज करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आई होप कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट में देखेंगे 70 के बाद, थोड़ा सा जल्दी देखते हैं। आई होप मेरे को वीडियो लॉन्ग नहीं करना है बहुत ज्यादा। देखेंगे चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखो फटाफट से यहाँ आपको करेक्ट सेंटेंस क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या देखिए इंपरेटिव सेंटेंस है, फटाफट से देखेंगे, ठीक है। प्लीज डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी, प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी। तो यहाँ आपको ये देखना है कि डिस्क्राइब के बाद आपको पता होना चाहिए जो डिस्क्राइब वर्ड है वो अपने बाद में कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, ठीक है। तो फटाफट देखो वो कौन सा सेंटेंस है जिसमें कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखो प्लीज डिस्क्राइब अबाउट यहाँ आ गई, तो प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी, यहाँ कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं हुआ है। प्लीज डिस्क्राइब ऑफ द स्टोरी, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। प्लीज डिस्क्राइब टू द, तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा वही अपना बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। डिस्क्राइब अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे फटाफट से। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। अब यहाँ आपको बताना है कि एक्यूज्ड, हमेशा ध्यान रखना ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। ये फिक्स प्रीपोजिशन जो है वो अपने साथ में एक बिल्कुल फिक्स वाली प्रीपोजिशन लेती है, वो कहीं भी यूज हो उनके साथ में केवल एक सिंगल प्रीपोजिशन आती है, प्रीपोजिशन चेंज नहीं होती है। तो एक्यूज्ड ऑफ, कहीं भी अगर एक्यूज्ड आएगा तो वो अपने साथ में हमेशा क्या लेती है, ऑफ प्रीपोजिशन लेती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे 72 के बाद 73 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है। 73 क्या दिया है, एन एंटोनियम ऑफ इनोसेंट इज। देखिए इनोसेंट का आपको क्या बताना है, एंटोनियम बताना है, ठीक है। मासूम, इनोसेंट मासूम, ठीक है। तो क्लेवर तो चालाक हो गया, एक्टिव सक्रिय हो गया, इग्नोरेंट अज्ञानी हो गया, और गिल्टी, गिल्टी यानी कि वही दोषी हो जाएगा। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा इनोसेंट के अपोज में आएगा गिल्टी। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा।
नेक्स्ट वन देखेंगे इसके बाद में 73 के बाद 74 नंबर का देखेंगे जो दिया गया है, द सिनोनियम ऑफ सिग्निफिकेंट इज। अब सिग्निफिकेंट का यहाँ क्या बताना है, सिनोनियम बताना है आपको, यानी कि पर्यायवाची आपको यहाँ बताना है। तो देखिए सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट होना, ठीक है, महत्वपूर्ण होना। तो देखिए यहाँ क्या है, इंपॉर्टेंट का मतलब भी क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे फटाफट से 74 के बाद 75 नंबर का देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी मेड प्लूरल बाय एडिंग सफिक्स en। तो दिए गए जो वर्ड्स हैं उसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें हम सफिक्स होता है क्या, देखिए एक होते हैं प्रीफिक्स, एक होते हैं सफिक्स। यानी कि सफिक्स को आप प्रत्यय कहती हैं और प्रीफिक्स को आप उपसर्ग कहती है। यानी कि ऐसा कौन सा वर्ड है जिसके बाद में अगर हम en जोड़ें तो वो प्लूरल हो जाए। तो देखिए आपने कुछ वर्ड पढ़े होंगे जैसे चिल्ड्रन, ऑक्सिन, ये टू मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है जो जनरली आपसे पूछ भी लिए जाते हैं। ऑक्सिन ये क्या हो जाता है, ऑक्स अपने प्लूरल फॉर्म में बदल जाता है। और एक चिल्ड्रन में भी जब आप लिखेंगे CHILDREN तो वहां भी क्या हो जाता है, वहां भी वो अपने प्लूरल फॉर्म में बदल जाता है, ठीक है। चलिए आगे और देखेंगे फटाफट से। तो ऑक्सिन जो है वो हो जाएगा, ठीक है, OXEN सफिक्स यहाँ जुड़ेगा और ये अपने प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखेंगे 75 के बाद 76 नंबर का देखेंगे, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ आपको एक ऐसा प्रोनाउन सिलेक्ट करना है जो दिए गए वर्ड को क्या कर दे, कंप्लीट कर दे। दिस ड्रेस इज डैश एंड दैट वन इज माइन। दिस ड्रेस इज, अब देखो इसके बाद हमें क्या लगाना है, दिस ड्रेस इज, ऐसा प्रोनाउन लगाइए। अब यहाँ अवर बुक, ये तो क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये तो आएगा नहीं। योर्स अगर आता है तो हमें क्या करना होता है, हम योर्स का जब यूज करते हैं तो योर्स का मतलब ही होता है कि जो पहले हमें एक नाउन दिया गया है हम उसको बता रहे हैं, दोबारा हम उस नाउन का यूज नहीं कर रहे हैं, उसके बदले में हम ये एस जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये आ सकता है बिल्कुल योर के साथ एक हमें क्या चाहिए, योर के साथ हमें एक लगेज चाहिए, कोई नाउन का यूज करना होता है। और योर बुक, जब बात ड्रेस की हो रही है तो बुक क्यों आएगा, तो डेफिनेटली कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। दिस ड्रेस इज योर्स, मतलब यह जो ड्रेस है वो तुम्हारी है। दैट वन इज माइन, और जो दूसरी वाली है वो मेरी है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे फटाफट से 77 देखेंगे। अब चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब ये देखो सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। आपका जो सेंटेंस दिया गया है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हमें किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लेके जाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लेके जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लो, हैव द गर्ल्स आस्क्ड द क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन क्या है, पहले ही आएगा। और लेकिन दिस क्वेश्चन से पहले अब ये क्या है, सिंगुलर हो गया, तो यहाँ तो हैव का यूज था बट यहाँ हैज का यूज करेंगे। तो फटाफट देख लो हैज कहाँ कहाँ पहले आया है, तो थोड़े से ऑप्शन कम हो जाएंगे आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो हैज देखो यहाँ बी और सी में आया है। अब देखो इन्हीं में से ये कंफर्म हो गया कि इन्हीं में से एक ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। बट कौन सा सही होगा आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। जब पैसिव बनाएंगे तो हैज और हैव के साथ हमें किसका यूज करना पड़ता है, बीन का यूज करना होता है पैसिव बनाते टाइम। अब फटाफट से देख लो, और कब आता है, वो सब्जेक्ट के बाद आता है। तो हैज दिस क्वेश्चन बीन, देखो यहाँ बीन आ गया बट इस वाले सेंटेंस में बीन नहीं आया, तो नॉर्मल सी बात है 77 का कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे 77 के बाद 79 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, 79 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है फटाफट से देखेंगे। अच्छा एक 78 और है अभी, 77 के बाद 78 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज गंगापुर। तो फटाफट से मैंने आपको नाउन बहुत डिटेल में पढ़ाया और यूपी टेट पे जो इंग्लिश आती है वो बहुत ही आप कह सकते हैं नॉर्मल लेवल की आती है। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली आपका कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो कोई भी स्पेशल पर्सन का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी थिंग का नाम लिया जाता है तो वो आपकी किस में आती है, वो आपका प्रॉपर नाउन में आता है, ठीक है। पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, ठीक है, स्पेशल नेम ऑफ एनीथिंग। अगर किसी चीज का कोई विशेष नाम दिया गया है, चाहे वो जगह का नाम हो, नदी का नाम हो, पहाड़ का नाम हो, पर्वत का नाम हो, चोटी का नाम हो, किसी लड़के का नाम हो, किसी लड़की का नाम हो, अगर उसका स्पेशल नेम दिया गया है तो वो किस में आती है, वो प्रॉपर नाउन में आती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड ब्रेव। ब्रेव क्या है, बहादुर क्या है, बहादुर लड़का, बहादुर लड़की, बहादुर सैनिक।
तो हम क्या कर रहे हैं, हम किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले उसकी क्या बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं, ठीक है। तो जब कोई वर्ड क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की कोई क्वालिटी बताता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है, तो वो वर्ड क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ब्रेव यानी कि बहादुर, अब बहादुर कोई ना कोई तो होगा, तो ये किसी की क्या है, क्वालिटी है। तो जब किसी क्वालिटी का नेम आता है तो वो क्या होती है, वो एडजेक्टिव होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, 79 के बाद देखेंगे 80। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ मटेरियल नाउन। देखिए मैंने आपको बहुत ही स्पेशल 70 मटेरियल नाउन का एक वीडियो प्रोवाइड कराया है, जनरली वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी जो ये कलेक्टिव नाउन वाला और मटेरियल, ये सब मतलब नाउन से रिलेटेड जो वीडियो है, जो क्वेश्चन आते हैं, वो कभी आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। मटेरियल नाउन बताना है, यानी कि कोई मटेरियल, यहाँ जब मटेरियल का नाम बताना है वो मटेरियल नाउन कहलाती है, ठीक है। तो देखो काऊ क्या है, काऊ के कोई मटेरियल है, काऊ से कोई चीज बनती है क्या, नहीं। गोल्ड, गोल्ड से भाई बन सकती है, अंगूठी बनती है, नेकलेस बनता है, कुछ भी बन सकता है। तो गोल्ड क्या है, किसी भी वस्तु को बनाने का एक मटेरियल हो जाता है, ठीक है। एयर, क्या एयर से, अब जनरली एयर की बात की जाए तो वो क्या है, मटेरियल में क्या होता है, मटेरियल को हम देख सकते हैं, ठीक है, मटेरियल को देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमें दिखाई ना दे, ठीक है, मटेरियल नाउन में। बट जो चीज हमें दिखाई नहीं देती, जिसे हम फील करते हैं, वो इंग्लिश में हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाती है। तो एयर को हम देख नहीं सकते, इसलिए एयर हमारी किस में जाएगी, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाती है, ठीक है। अब क्लास, क्लास क्या है, क्लास कोई मटेरियल नहीं है, ठीक है। क्लास आपकी क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, वो आपकी किस में जाएगी, कलेक्टिव नाउन में जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है गोल्ड, ये गोल्ड जो है वो किस में जाएगा, गोल्ड आपका जाएगा मटेरियल नाउन में, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना, अभी जस्ट ही मैं ऊपर बता रही थी, केवल एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है जिसे ना तो आप देख सकते हैं और जिसे ना ही आप टच कर सकते हैं, ठीक है, केवल हम उसको फील कर सकते हैं, ठीक है। ना तो हम उसे देख सकते हैं, ना ही हम उसे फील कर सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन दिए हैं सबको चेक कर लो, क्या आप उसको देख सकती हैं, क्या आप उसको टच कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, और नहीं कर सकते तो वो क्या है, तो वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। देखो कनेक्शन, किसी के बीच कोई कनेक्शन होता है, तो क्या उस कनेक्शन को हम टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते, केवल हम फील कर सकते हैं कि उस हमारे मतलब मान लीजिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में, टीचर और स्टूडेंट का कनेक्शन है, ठीक है। इस तरीके से बॉय किसी भी लड़के को हाँ टच करके देख सकते हैं, भैया ये लड़का है, खड़ा है, ठीक है। वुमन टच करके देख सकते हैं खड़ा है या नहीं खड़ा है, ठीक है। बाकी तो ये क्या है, ये आपकी नाउन नहीं है, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। तो फटाफट से देखेंगे, ए नंबर की जो ऑप्शन है आपका कनेक्शन, ये क्या है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। किसी कनेक्शन को आप नहीं देख सकते, ठीक है। चलिए जैसे लव है, हेट है, सबके बीच में अलग अलग टाइप के कनेक्शन होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, विच ऑफ द नाउन इज एडवर्सिटी। देखिए एडवर्सिटी भी क्या है, हम इसको क्या है, टच नहीं कर सकते एडवर्सिटी को, तो ये कौन सी नाउन हो गई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक है। एडवर्सिटी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे, बहुत ही इजी है, जिसको आप टच नहीं कर पाओ, जिसको आप देख नहीं पाओ, केवल फील कर पाओ, वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, ठीक है। 83 देखेंगे, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हार्ड इन द सेंटेंस ही इज वर्किंग हार्ड। अब आपको बताना है ये जो हार्ड है वो क्या है, तो देखो वर्किंग हार्ड, वर्किंग मतलब वर्किंग, ही इज वर्किंग हार्ड, वह वर्किंग यानी कि काम कर रहा है, और कैसा हार्ड यानी कि कठिन। तो जब किसी वर्ब की क्वालिटी बताई जाती है, तो वर्ब की क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स को क्या कहा जाता है, एडवर्ब कहा जाता है, ठीक है। वर्ब की क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स को क्या कहा जाता है, एडवर्ब कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, एडवर्ब किसे कहते हैं, एडवर्ब किस किस को डिफाइन करता है, जब एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है जो वर्ड, वो भी एडवर्ब कहलाता है, जो वर्ब की क्वालिटी बताता है वो भी एडवर्ब कहलाता है, और जो खुद एडवर्ब की क्वालिटी बताए वो भी आपका एडवर्ब कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ जो वर्किंग हार्ड, हार्ड जो यहाँ यूज हुआ है, ये किसका काम कर रहा है सेंटेंस में, एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ कंजक्शन। आपको बताना है कि दिए गए सेंटेंस में किस सेंटेंस में कंजक्शन का यूज किया है, ठीक है। तो कंजक्शन क्या होता है, या तो किसी सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ता है, सेम फ्रेजेस को जोड़ता है, या फिर सेम क्लोजेस को जोड़ता है, ठीक है। फटाफट देखो कहाँ किसी कंजक्शन का यूज हुआ है, कंजक्शन को संयोजक कहते हैं। तो ही इज अवे फुली बिजी, इसमें कोई कंजक्शन का यूज नहीं है। आई एम नोबडी फॉर यू, यहाँ भी किसी कंजक्शन का यूज नहीं है। ये फॉर, अगर आप लोग कंजक्शन समझ रहे हैं तो ये फॉर कंजक्शन नहीं है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। सी ऑप्शन देखेंगे, शी इज पुअर। अब देखो यहाँ दो क्लोज का यूज हुआ है, शी इज पुअर बट शी इज बाई नेचर हॉस्पिटेबल, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो बट का यूज हुआ है
वो क्या है, वो कंजक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट वन और देख लेंगे, माई ग्रैंडफादर इज नॉट वेल, तो सी ऑप्शन में कंजक्शन का यूज हुआ है, ठीक है। कंजक्शन क्या होता है, वो पार्ट ऑफ स्पीच है जो सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ता है या फ्रेजेस को जोड़ता है या फिर क्लोजेस को जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे 85। 85 में क्या दिया है, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेंस होगा यहाँ पे। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की आपको पता होनी चाहिए, हैज और हैव आता है और हैज और हैव के साथ MB3 का यूज होना चाहिए, ठीक है। फटाफट देख लो, फर्स्ट सेंटेंस में शेल दिया, ये होगा नहीं, इज दिया, ये होगा नहीं, यहाँ डायरेक्ट MB2 दिया, ये होगा नहीं, तो फटाफट देखो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज और हैव का यूज होता है और उसके साथ में MB3 आती है, तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे 85 के बाद 86 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे जो दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस स्पेल्ट वर्ड। यहाँ आपको मिस स्पेल्ट वर्ड बताना है, जो क्या है, मिस स्पेल्ट वर्ड है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, डेरोगेटरी, यहाँ एक गलत स्पेलिंग लिखी हुई है, यहाँ क्या होगी, DEROGATARY, ये जो डेरोगेटरी वर्ड लिखा है ये क्या है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट वन देखेंगे 86 नंबर। 86 में देखिए क्या दिया है, 86 हो गया, सॉरी 87 देखेंगे। 87 में क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज ए ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो अपने बाद में क्या लेती हैं, ट्रांसफर होने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को लेती हैं, ठीक है। तो फटाफट से देखो किस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है, ठीक है। तो इससे इसका मतलब है उस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब का यूज हुआ होगा। वॉक्स इन द मॉर्निंग, तो हमेशा ध्यान रखना ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। तो वॉक के बाद किसी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं है, ही इज रनिंग, यहाँ भी इसमें भी कोई यूज नहीं है किसी ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट वन देखेंगे शी राइट्स वेल, शी राइट्स वेल में भी कोई आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। डी ऑप्शन देखेंगे, आई किल्ड ए स्नैक, तो यहाँ देखो आई किल्ड ए स्नैक, उसने मारा किसे, एक सांप को, ठीक है, लास्ट नाइट, तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है। तो वर्ब के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं हमें वहां ऑब्जेक्ट दिया गया है या नहीं दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है वहां नॉट का यूज होना चाहिए, ठीक है, नॉट का, नेवर का, इस टाइप के वर्ड्स का यूज होना चाहिए। तो फटाफट देख लो किस सेंटेंस में नॉट आया है, बहुत ईजी है ये तो, शी ऑप्शन में आपका नॉट आया है, ठीक है। ही डज नॉट लिसन टू मी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, एक तो इसकी आइडेंटिफिकेशन ये भी है कि इसमें एक तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आया है, बट कभी कभी वो नहीं आता, तो सेंटेंस आपके कुछ एक्सक्लेमेशन वर्ड से स्टार्ट होता है, ठीक है, और वहां फीलिंग आती है वंडर की, सरप्राइज की, इस तरीके की, ठीक है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, व्हाट डू यू नो। बाकी सेंटेंस ये देखिए, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, यहाँ देखिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है, इनका जो फॉर्मेट होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। वो जो मेन सब्जेक्ट है वो लास्ट में आता है और उससे पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे 90, और आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इसके 30 क्वेश्चंस का 2018 के पेपर का, ठीक है। पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो यहाँ में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताना है कौन सा है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, बाकी ऊपर के जो तीन है आप लोग देख पा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक से ज्यादा सेंटेंस को हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वन हु डज नॉट लव वंस कंट्री इज रेस्ट पर्सन, ठीक है। तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। तो डेफिनेटली आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और उसके अगर प्रीवियस पेपर भी आप लगा लेते हैं तो वहां से भी आपके कई क्वेश्चंस आने की हो जाती है, संभावना रहती है। तो डेफिनेटली आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। बाकी मैं आपको यूपी टेट के जितने भी अभी प्रीवियस पेपर हुए हैं वो सारे कवर करा ही दूंगी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, जिससे कि टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच।